हेलो दोस्तों, सफलता स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पॉलिटी की सीरीज़ चलाई हुई है, तो उसी के लिए एक नेक्स्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था राज्य व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक है, अब कुछ शब्दावली तो जो लास्ट लेक्चर हमने बनाया था, आपको बताया था, उसमें डिस्कस कर दी थी। अब कुछ शब्दावली रह गई हैं, उन्हें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यस, स्टार्ट करते हैं। देखो जी, सबसे पहले आता है कि संघात्मकता के वैश्विक मानक। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत का संविधान एक प्रकृति को गेन किए हुए है, एक उसकी नेचर है जिसको कहते हैं संघात्मक व्यवस्था। या हमारे भारत के अंदर कैसी व्यवस्था है? संघात्मक व्यवस्था है ना। तो ये बात कहाँ लिखी हुई है? हमारे संविधान में लिखी हुई है। तो संघात्मक, जो संघात्मकता है, इसके वैश्विक मानक क्या क्या है? मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि एकात्मक संघात्मक बताया था लास्ट लेक्चर में, लेकिन इससे अलग मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी। क्या बताई थी? कि जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक देश कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था जिस देश के संविधान के अंदर संविधानवाद होगा वह लोकतांत्रिक देश होगा। अब बात है कि किस देश के अंदर संविधानवाद है, किसी देश के संविधान के अंदर संविधानवाद है या नहीं, इसका पता कैसे करेंगे? तो मैंने 7 कारक बताए थे, 7 तत्व बताए थे, 7 तत्व बताए थे। अगर ये चीज़ें किसी देश के संविधान के अंदर है तो इसका मतलब वहाँ पर जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, अन्यथा अलोकतांत्रिक है। उसी तरह से संघात्मकता, किसी देश के अंदर संघात्मक व्यवस्था है या एकात्मक है या अर्धसंघात्मक है, इस बात का हम कैसे पता करेंगे? तो संघात्मकता के वैश्विक मानक। कैसे मानक? वैश्विक। वैश्विक मानक। तो संघात्मकता के वैश्विक मानक कौन कौन से हैं? वैश्विक मानक मतलब है विश्व स्तरीय मानक। अगर ये किसी भी देश के संविधान के अंदर होंगी चीज़ें, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उस देश का संविधान संघात्मकता को अपने अंदर संजोए हुए है, अन्यथा नहीं। ठीक है, ऐसे कितने तत्व हैं या कितने कारक हैं? तो वैश्विक मानक जो है संघात्मकता को बताने के लिए 5 तत्व हैं, 5 कारक हैं। यस, कौन कौन से? DSWRA। डी से मतलब डिवीजन ऑफ पावर, मतलब शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, ये पहला कारक है। दूसरा है सुपरमेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। ये दूसरा कारक। तीसरा कारक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लिखित संविधान, लिखित संविधान। ये तीसरा कारक, तीसरा तत्व। नेक्स्ट, चौथा रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कठोर या फिर अनम्य संविधान, या तो ऐसे लिख लो, ये संविधान का अनम्य होना, ये भी ठीक है। दोनों ही चीज़ें, दोनों ही ठीक है, दोनों ही चीज़ें। तो 4 हो गए। 5वां कारक है अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, मतलब न्यायालयी प्राधिकारिता। ठीक है, अगर किसी देश के संविधान के अंदर ये 5 कारक प्रेजेंट हैं तो हम कहेंगे कि उस देश के अंदर कैसी व्यवस्था होगी? संघात्मक व्यवस्था होगी। ठीक है, वहाँ की राज्य व्यवस्था की, वहाँ की उस देश के संविधान की कैसी व्यवस्था होगी? संघात्मक व्यवस्था होगी। क्लियर है? यस। अब बात आती है शक्तियों का विभाजन। मैंने कहा शक्तियों का विभाजन, तो शक्तियों का विभाजन किस किस के बीच होगा? शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और राज्य के बीच, मतलब केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है,
तो कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास जाएंगी, कुछ शक्तियाँ राज्य के पास जाएंगी। कितनी केंद्र के पास जाएंगी, कितनी राज्य के पास जाएंगी, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, मतलब यूनियन, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, जो आगे मैं बताऊंगा उसमें। लेकिन कुल मिला के आप समझिए, शक्तियों का विभाजन अगर हो रहा है, शक्तियों का विभाजन, केंद्र, कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास है, कुछ शक्तियाँ राज्य के पास है। अब शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य में ही होना चाहिए। आप ये मत कहने लगना कि डिफरेंट राज्य में शक्तियों का विभाजन हो रहा है। यहाँ पर शक्तियों के विभाजन का मतलब है केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच शक्तियों का विभाजन। जी, तो ये समझ आया। अब इसे चलो, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता मतलब सबसे ऊपर संविधान, सबसे ऊपर अगर संविधान है तो भी वहाँ कह सकते हैं कौन सा नेचर होगा, तो संघात्मकता का। संघात्मकता को वो संविधान अपने अंदर समझाए हुए होगा। तो संविधान की सर्वोच्चता कैसे प्रदर्शित होती है? वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अनुच्छेद 54 और 55। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 54 और 55। तो इनमें क्या है? इनमें है कि हमारे देश का सर्वप्रमुख व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है, उनका भी चुनाव होता है, ठीक है। और वो चुनाव की प्रक्रिया है ना, चुनाव की प्रक्रिया कैसे होगी, चुनाव कैसे होता है राष्ट्रपति जी का, वो इन दोनों अनुच्छेदों के माध्यम से हमारे संविधान के अंदर लिखित है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि ये संविधान की सर्वोच्चता है, हमारा संविधान सबसे ऊपर है, ठीक है। तो आगे लिखित संविधान। अब लिखित संविधान के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत कुछ बता दिया है, अब वो इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। लिखित संविधान भैया लिखा हुआ होता है, ठीक है, एक बुक में, ठीक है। आगे कठोर और अनम्य संविधान। अब मैं कह रहा हूँ कि कठोर या अनम्य संविधान का होना भी, ये भी संघात्मकता का एक तत्व है। तो इसमें क्या है, देखो, कठोर या अनम्य मतलब एक ही बात है। अगर मैं कह रहा हूँ कि भारत का संविधान एक संघात्मक संविधान है ना, हमारे यहाँ जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति है वो संघात्मक है, तो आप ये कह रहे होंगे कि अनम्य संविधान हमारे अंदर है क्या? तो कुछ बच्चे कहेंगे हाँ है, कुछ कहेंगे नहीं है। कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा संविधान मतलब भारत का संविधान क्या है, नम्य तथा अनम्य का अद्भुत मिश्रण है, ये बोला था। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि अनम्य तो नहीं है। अरे भाई, अनम्य कैसे नहीं है? अनम्य और नम्य दोनों चीज़ों का अद्भुत मिश्रण है, तो क्या उसमें अनम्यता नहीं है? अब वो कम है ज़्यादा है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे, लेकिन है तो सही। ये बात तो बिल्कुल ऐसी हो गई ना, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 आर्टिकल हैं, मैं कह रहा हूँ ए भी है और बी भी है, नाम दे देता हूँ कि ए आर्टिकल भी उसके अंदर है एंड बी भी है, ए और बी दोनों साथ साथ हैं, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आपके संविधान के अंदर, तो मतलब जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, उस देश के संविधान के अंदर क्या ए आर्टिकल है या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ है, लेकिन बी के साथ। अरे बी के साथ तो है, लेकिन ए है तो सही। हाँ जी है। तो वैसे ही बी भी है, सर बी तो है लेकिन ए के साथ। अरे भाई, बी तो है तो सही ना, ए के साथ हो चाहे, लेकिन है तो सही। यस, वही बात है, अनम्यता है। अब अनम्यता की डिग्री देखो, मैं आपको बताता हूँ ये अनम्यता का मतलब क्या है। यहाँ पे यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, जैसे मैंने कहा, देखो समझो, मतलब 4 चीज़ें हैं, 4 तत्व हैं, 4 डिग्रीज के रूप में हम बताएंगे अनम्यता और नम्यता को। देखो, अनम्य, मान लीजिए ये किसी देश का संविधान है और ये अनम्य, इनमें 4 प्रावधानों में से इसमें अनम्य प्रावधान कितने हैं? 4। अनम्य प्रावधान 4 है और नम्य कितने हैं? 0, ठीक है। ऐसा हो सकता है। तो इसमें क्या है, अनम्यता की डिग्री सबसे ज़्यादा है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी 4 तत्वों के आधार पर 4 डिग्री के माध्यम से हम समझेंगे अनम्यता, अनम्य और नम्य। तो यहाँ पर अनम्य कितने हैं? मान लीजिए 2 अनम्य हैं, और नम्य कितने हैं? नम्य भी 2 हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है 2-2 हो सकता है 1 और 3 हो सकता है 3 और 1 हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों हैं। अगर मैं तीसरे केस की बात करूं, यहाँ भी 4 डिग्री के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ क्या है? अनम्य, अनम्य 0 है और नम्य 4 है। अब देखो, मैं आपसे ये कहूँ अगर कि इस देश के संविधान के अंदर बहुत ज़्यादा कठोरता है, अनम्यता, मतलब 4 प्रावधान है, 4 चीज़ें हैं और चारों की चारों अनम्य हैं, ठीक है, कठोर है। इसमें क्या है?
इसमें दोनों है, नम्य भी है और अनम्य भी है, क्योंकि या तो बराबर बराबर है, या फिर 1 और 3 का रेशो भी हो सकता है, या फिर 3 और 1 का रेशो भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ अनम्यता 0 है, यहाँ नम्य प्रावधान है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि अनम्य मतलब कठोरता की डिग्री इस संविधान के अंदर सबसे ज़्यादा हो गई। जैसे मैंने आपको बताया यूएसए का संविधान सबसे ज़्यादा कठोर है, तो यहाँ पे होगा। और अगर मैं कहूँ ब्रिटेन, ये क्या है, नम्यता की डिग्री सबसे ज़्यादा है ना, अनम्य तो है ही नहीं, और बीच वाले में नम्यता और अनम्यता दोनों मिक्स हैं, है ना, कोई ज़्यादा और कोई कम। ठीक है, क्लियर है। और अच्छा, मैंने वैसे लास्ट बताया था आपको, लेकिन फिर से एक बार बता दूं, अनम्यता का मतलब होता है कठोरता। कठोरता का मतलब संविधान से रिलेटेड ये होता है कि किसी भी देश के संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया होती है या जो तरीका होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा कठिन है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत मतलब डिफ़िकल्ट है, बहुत लंबा प्रोसेस है, तो उसे कहेंगे कि यहाँ का जो संविधान है वो अनम्य है, बड़ा कठोर है। लेकिन ठीक है, और अगर कहीं संविधान में संशोधन करने का जो तरीका है, प्रक्रिया है, वो आसान है, तो उसे कहेंगे नम्य संविधान है। क्लियर है जी, यहाँ तक हम हो गए, यहाँ तक हो गए पॉइंट सारे जी। अब आ गया न्यायालय प्राधिकारिता। न्यायालय प्राधिकारिता का मतलब होता है न्यायालय, न्यायालय मतलब कोर्ट्स, और प्राधिकारिता उनका अधिकार। देखो एक बात सुनो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारा भारत है, और भारत में क्या हुआ कि दो कोई स्टेट है, उन दोनों के बीच में कोई विवाद आ गया है। ठीक है, उन दोनों के बीच में कोई विवाद आ गया है, तो उसको कौन निपटाएगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि केंद्र के बीच और केंद्र के साथ किसी राज्य के बीच, केंद्र और किसी एक राज्य है, 2 राज्य है, 10 राज्य है, उनके बीच आपस में कोई विवाद का मुद्दा है, तो उसे कौन सुलझाएगा, उसे भी कौन सुलझाएगा, हमारा न्यायपालिका है ना, सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया। तो न्यायालय प्राधिकारिता का मतलब ये है, आप ये समझ सकते हैं। क्लियर। तो ये 5 मानकों के आधार पे हम बता सकते हैं कि ये इस देश की जो व्यवस्था है वो कैसी है, एकात्मक है या संघात्मक है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट्स हैं कुछ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, मैं एक वीडियो बना के फिर से आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है तो अपना जो पिक्चर क्वालिटी है उसे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है। और अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो स्पीड भी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है। अच्छा आगे चलता है, संघात्मकता के वैश्विक मानक। ये तो हो गया है, ये तो हमने कंप्लीट अभी किया। इसमें संघात्मकता के स्वरूप, यस। अब बात आती है संघात्मकता के स्वरूप या प्रकार। हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है। तो संघात्मकता क्या किसी और देश के अंदर है? हाँ। क्या संघात्मकता का एक ही टाइप होता है? नहीं, संघात्मकता अपने आप में भी 3 तरह की होती है। यस, कैसे कैसे देखो जरा। संघात्मकता के स्वरूप या प्रकार, संघात्मकता 3 तरह की होती है, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे लिखेंगे आप यूनियन। ठीक है। कोई संविधान ऐसा हो सकता है जहाँ पे यूनियन तरह की स्ट्रक्चर है। कुछ ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे फेडरेशन, RATION, फेडरेशन। एक है कॉन्फिडरेशन, कॉन्फिडरेशन। ठीक है, मतलब इसे बोल सकते हैं आप संघ, इसे बोल सकते हैं परिसंघ, इसे बोल सकते हैं महासंघ। संघ नहीं, संघ, महासंघ। क्लियर। संघ, परिसंघ, महासंघ, ये संघात्मकता के 3 क्या हैं? संघात्मकता 3 क्या हैं? प्रकार। तो आगे चलते हैं। हाँ, अगर मैं बात करूं आपसे संघ, संघात्मकता का संघ टाइप जो है वो किस तरह का है? मतलब हमारे यहाँ संघात्मकता तो है ना, लेकिन संघात्मकता का भी कौन सा टाइप है? तो संघ टाइप है। ठीक है। अब कैसा है संघ टाइप? देखो, इसमें क्या होता है, केंद्र के पास राज्य के कंपैरिजन में, राज्य की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। मतलब इस तरह की स्ट्रक्चर में केंद्र राज्य से ज़्यादा शक्तियों का उपभोग करता है। ठीक है। परिसंघ में केंद्र तथा राज्य के बीच
बराबर शक्तियां होती हैं, मतलब केंद्र और राज्य बराबर शक्तियों का उपभोग करते हैं। और महासंघ या कॉन्फेडरेशन के अंदर क्या होता है, केंद्र से ज़्यादा राज्य के पास शक्तियां होती हैं, मतलब राज्य ज़्यादा शक्तियों का उपभोग करता है। क्लियर है? तो अब क्या है, अब ये है बात, अगर हम करें संघ में कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमारा इंडिया है, इंडिया और कनाडा, ठीक है, कनाडा, ये दोनों देश संघात्मक व्यवस्था को तो रखते ही है, उसके साथ साथ संघात्मकता का भी कौन सा टाइप, तो संघ टाइप, यूनियन। ठीक है, अगर बात करें फेडरेशन परिसंघ, ये इसमें कौन आता है, यूएसए, मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद अगर कॉन्फेडरेशन की बात करें तो पूर्व सोवियत संघ लिख लीजिए या यूएसएसआर। ठीक है, ये नीचे जो मैंने ब्लू पेन से लिखे हैं ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ एक चीज़ भी समझ सकते हैं कि जो हमारा यूएसएसआर है ना, उसमें डिवीज़न हो गया, विभाजन हो गया, अब वो बन गया रसिया, रूस बन गया। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था है, वहाँ की राज्य व्यवस्था है। देखो तो क्यों, क्योंकि राज्य के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं, राज्य ज़्यादा शक्तिशाली है, केंद्र कम शक्तिशाली है। केंद्र ने खूब प्रयास किया कि आप मुझसे अलग मत हो, लेकिन राज्य नहीं माने, अलग हो गए। और आज क्या हुआ, ये सब बढ़ गए और रूस रह गया, रसिया। ठीक है, तो हमारे यहाँ बहुत, मतलब हमारे, इसलिए तो हमारे जो संविधान निर्माता थे वो कितने ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग थे, आप समझ सकते हैं। क्लियर है, केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया, कहीं राज्य अलग ना टूट जाए। ठीक है, खैर उनकी तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट जी। अब आगे चलते हैं। जी, अब हमने बात कर ली विश्व में संघात्मकता के स्वरूप और प्रकार की। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संघवाद की विशेषताएं। भारतीय संघवाद की विशेषताएं, देखो बच्चों, भारतीय संघवाद की, हमारे भारत के अंदर कैसी राज्य व्यवस्था है, संघात्मक। तो हमारा जो संघात्मक राज्य व्यवस्था है, या हमारे अंदर जो यहाँ पर संघात्मकता भी का भी कौन सा टाइप, संघ टाइप है ना, संघ, और संघात्मकता का, और कहीं संघात्मकता का कौन सा टाइप है, परिसंघ, और कहीं संघात्मकता का कैसा है, महासंघ, है ना। और एकात्मकता मैंने बताई थी, एकात्मकता का मतलब सारी शक्तियां किसके पास, केंद्र के पास। उस जगह ऐसे देश में राज्य हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कहां पर, जहां एकात्मक व्यवस्था होती है। ठीक है, लेकिन जहां संघात्मक व्यवस्था होती है वहां राज्य का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, राज्य जरूर होंगे, लेकिन जो बात कर रहा हूं मैं आगे वो है अर्धसंघात्मक। अर्धसंघात्मक में मैंने बताया था कि ऐसे देश जहां पर राज्य होना जरूरी तो है, लेकिन उनके पास शक्तियां भी हैं, लेकिन ज्यादा शक्तियों का उपभोग केंद्र करता है, तो उसे बोलते हैं अर्धसंघात्मक व्यवस्था। तो मैंने बताया संघात्मक, संघात्मकता में ऐसा नहीं है। संघात्मकता में यह है कि राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन तो होगा, लेकिन किसके पास ज्यादा, किसके पास कम, किसके पास क्या होगी शक्तियां, इसका उसके टाइप के अंदर पता चलता है, जो अभी हमने डिस्कस की है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो संघ व्यवस्था है, संघात्मकता का जो संघ रूप है हमारे यहाँ, तो उसकी कुछ खास बातें हैं। कैसी बात है, खास, तो संघवाद की विशेषताएं। कौन सी संघवाद की, भारतीय संघवाद। तो हमारे यहाँ की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो और देशों में जनरली देखने को नहीं मिलती। अब ऐसी क्या क्या विशेषताएं हैं हमारे भारतीय संघवाद में। क्लियर, पहली विशेषता देखो, एकल संविधान। क्या बताया मैंने, एकल संविधान। हमारे भारत के अंदर एकल संविधान का प्रावधान है, एक ही संविधान है हमारा। ऐसा नहीं है कि केंद्र के पास अलग है, राज्यों के पास अलग संविधान है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ एकल संविधान का प्रावधान है। कितनी खास बात है। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या कहीं ऐसा होता है यहाँ अलग अलग होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, तभी तो बता रहा हूँ ऐसे। तो दूसरी बात है एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसा है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का मतलब है कि हमारी जो नागरिकता है वो है कि हम भारतीय हैं। ठीक है,
और इससे अलग हमारे पास कोई इंडिकेशन नहीं है कि हम भारतीय भी हैं और हम गुजराती भी हैं, या फिर हम भारतीय भी हैं और उत्तर प्रदेश वासी भी हैं, बिहार वासी भी हैं, या फिर हम गुजरात वासी हैं, मध्य प्रदेश वासी हैं, जो भी है ना, ऐसा तो नहीं है। तो हमारे पास एकल नागरिकता है, मतलब हम सब भारतीय हैं। क्लियर है? तो क्या कहीं और ऐसा होता है जहाँ एक से ज़्यादा नागरिकता दी जाती है? बिल्कुल होता है, यूएसए में होता है। ठीक है, अगर आगे चले, मतलब यूएसए में यही होता है कि केंद्र की अलग होती है, राज्यों की अलग होती है। इवन मैं आपको ये भी बता दूं, झंडे भी अलग अलग होते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर सेंटर के पास अलग फ्लैग है, स्टेट के पास अलग फ्लैग है, दो दो फ्लैग होते हैं उन पर। ठीक है, चलो अगर चलो आपातकालीन प्रावधान, इसीलिए तो विशेष बोल रहा हूँ मैं, इसे विशेष बोल रहा हूँ भाइयों। विशेष, हमारा जो संविधान है बड़ा विशेष है। आइवर जेनिंग ने जरूर बोल दिया था, मैंने बताया था फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, आइवर जेनिंग ने बोल दिया था, जो ब्रिटिश विधि शास्त्री थे, कि हमारा जो संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है। लेकिन सच्चाई आपको जब आप पढ़ेंगे संविधान के बारे में बड़ा स्पष्ट, मतलब हमारा संविधान उन्होंने जैसा बोल दिया, क्योंकि ब्रिटेन के रहने वाले थे, लेकिन सच्चाई है हमारे संविधान में हर एक बात को बहुत गैर गंभीर तरीके से लिखा गया है, बहुत सोच समझ के लिखा गया है। ठीक है, ग्रहित संविधान है हमारा। चलो आगे, थर्ड, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन आपातकाल का मतलब होता है इमरजेंसी। कुछ वर्ड इमरजेंसी, मतलब कुछ बच्चे इमरजेंसी पढ़ते हैं तो आपातकालीन सबसे अनभिज्ञ रह जाते हैं, लेकिन आपातकालीन भी समझ लीजिए, और आपातकालीन को इंग्लिश में इमरजेंसी कहते हैं, जो भी आप कंफर्ट हो जिसमें, मतलब जो भी आप समझें। तो आपातकाल का यहाँ प्रावधान का स्पेशल रूप क्यों है? देखो, मैंने बताया नहीं, मैंने अब बता रहा हूँ, सॉरी। हाँ, आपातकाल का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे राष्ट्रपति शासन, नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल 352, 356 है ना, कौन सी स्टेट इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल, और 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो उन इमरजेंसियों के दौरान, उन आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल के दौरान जो हमारे यहाँ प्रावधान हैं वो ऐसे हैं कि अगर कहीं पर भी जैसे राष्ट्रपति शासन लग गया किसी भी स्टेट के अंदर, तो वहाँ के जो राज्य हैं उनके पास कोई शक्ति नहीं है कि वो कहीं प्रावधान लाएं या किसी प्रावधान को बढ़ाएं या कम करें या उसमें संशोधन करें, कोई शक्ति नहीं है। तो फिर कौन करेगा? तो उस राज्य की जिम्मेदारी, उस राज्य की सारी जिम्मेदारी कौन उठाता है? केंद्र, है ना। तो केंद्र ही उस राज्य के लिए व्यवस्थाएं बनाएगा। ठीक है, या फिर नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सारे राज्यों के अंदर, सारे राज्य, भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी सबकी शक्ति समाप्त हो जाती है। उन सबकी शक्ति कहाँ को ट्रांसफर हो जाती है, कहाँ पहुँच जाती है? केंद्र के पास। तो तब केंद्र रूल बनाता है। तो आप देख रहे हैं कि आपातकाल के दौरान क्या हो जाता है? हमारा जो संविधान है वो किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है? एकात्मक बन जाता है, मतलब सभी शक्तियां केंद्र के पास पहुंच जाती हैं। तो ये स्पेशल बात है ना, जनरली तो हमारा संघात्मक है, लेकिन यहाँ पे बन जाता है एकात्मक। ठीक है, उसके बाद अच्छा, केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र तथा राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा। तो केंद्र तथा राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा हमारे यहाँ लिखित है संविधान। अब वो सब चीज़ें लिखित ही हैं कि कैसे कैसे क्या क्या बंटवारा है। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा हो गया। और कौन सी शक्तियों का? विधायी शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, अब पहली सूची का नाम है संघ सूची। संघ सूची, तो इसमें सारे वो क्षेत्र आते हैं जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। ठीक है, संघ सूची। राज्य सूची, इसके अंदर वो सभी क्षेत्र आते हैं जो राज्य के अधीन आते हैं। ठीक है, सभी वो विषय आते हैं जो राज्य के अधीन आते हैं, इसमें सभी वो विषय आते हैं जो केंद्र के अधीन आते हैं। और एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ये मैंने आपको पहले भी बताई हुई है,
लेकिन कोई नहीं, पहले भी बताइए, आज भी बता रहा हूँ और आगे भी बताऊँगा, ये इम्पोर्टेंट भी काफ़ी है। और फिर बताऊँगा अभी कि कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ऐसे क्षेत्र के नाम भी बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ना उन पर एक्चुअली। अभी तो बस ये बता रहा हूँ जनरल शब्दावली, इसलिए ये बस केवल एक बार। तो संघ सूची मतलब संघ के अंदर आने वाले क्षेत्र, राज्य सूची राज्य के अंदर आने वाले क्षेत्र, संवर्ती सूची जो दोनों के अधिकार क्षेत्र में जो क्षेत्र आते हैं उन्हें संवर्ती सूची के अंदर लेते हैं। आगे चलते हैं। तो हाँ, इसमें संघ सूची में कितने विषय हैं? पहले थे 97, अब कितने हो गए 100। पहले कितने थे 97, अब कितने हो गए 100। तो राज्य सूची में पहले कितने थे 66, अब कितने हो गए 61। संवर्ती सूची में पहले कितने थे 47, अब कितने हो गए 52। ठीक है, इतने हो गए। क्लियर है जी? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है? देखो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। अच्छा, कितना इंपॉर्टेंट देखो, एकल समेकित न्यायपालिका। एकल समेकित न्यायपालिका को समझिएगा। देखो हमारे जो सरकार के अंग होते हैं वो 3 अंग होते हैं, पता ही आपको क्या क्या? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ऐसा ही है। तो क्या बोला मैंने? कार्यपालिका, कार्यपालिका की जगह आपको यहाँ पर प्रशासनिक रचना भी मिल सकता है लिखा हुआ, प्रशासनिक रचना। इसे मैं डैश करके लिख देता हूँ, ये या ये प्रशासनिक है ना। और इसमें क्या है? कार्यपालिका, विधायिका, ठीक है। और तीसरा है न्यायपालिका, न्यायपालिका। देखो अब ये जो कार्यपालिका या प्रशासनिक संरचना की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें विभाजन होता है, इसमें विभाजन होता है। कैसे कैसे? मतलब केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच इसमें विभाजन होता है। यस, होता है। केंद्र और राज्य, कुछ शक्तियां कार्यपालिका की या प्रशासनिक, कुछ शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, कुछ राज्य के पास होती हैं, कुछ इसके अधीन आती हैं, कुछ इसके अधीन आती हैं। क्लियर है? अब विधायिका में ऐसा होता है क्या? यस, ऐसा ही होता है। कैसा होता है? कुछ शक्तियां केंद्र के अधीन और कुछ शक्तियां राज्य के अधीन। ठीक है। क्या न्यायपालिका में ऐसा होता है कि कुछ शक्तियां केंद्र के अधीन और कुछ शक्तियां राज्य के अधीन? या ये बोल लो कि केंद्र की न्यायपालिका और राज्य की न्यायपालिका, ऐसा बोलना उचित है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। क्या ऐसा हो सकता है कि केंद्र की विधायिका राज्य की विधायिका? बिल्कुल हो सकता है जी। क्या ऐसा हो सकता है केंद्रीय कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका? बिल्कुल हो सकता है। क्या केंद्र की न्यायपालिका राज्य की न्यायपालिका हो सकता है? नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बच्चे गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को कि न्यायपालिका का भी डिवीजन हो रहा है। वो न्यायपालिका का भी डिवीजन कर देते हैं किस किस में? केंद्र और राज्य में, केंद्र और राज्य के बीच। तो हम बोलेंगे तो हमारे यहाँ जो न्यायपालिका की व्यवस्था है, भारत के अंदर जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वो किस तरह की न्यायपालिका है हमारे भारत के अंदर? तो एकल समेकित न्यायपालिका है भारत के अंदर। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो केंद्र का कोर्ट है ना, और जो हाई कोर्ट है वो राज्यों का कोर्ट है। नहीं, वो एक कानून व्यवस्था है। कानूनों को किस तरह से अच्छे से मतलब अप्लाई किया जा सके और लोगों की परेशानियों को किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सके, सुना जा सके, उनकी परेशानियों को मतलब सोल्व किया जा सके, ये एक व्यवस्था की हुई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, इस तरह से। ठीक है, वो बताया जाएगा आगे। तो कुल मिला के मैं ये बता रहा हूं कि एकल समेकित न्यायपालिका है, ना कि केंद्र और राज्य के बीच में विभाजित। क्लियर? ये भी हो गई है। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? देखो भाई, यस, ये बड़ा अच्छा है और ध्यान से सुनिएगा। क्षैतिज संघवाद और ऊर्ध्वाधर संघवाद। अच्छा, हमारे यहाँ संघवाद तो है, ये तो पता ही चल गया आपको, संघवाद ही बता रहे हैं बहुत देर से। संघवाद अब क्या है? दो चीज होगा, दो चीज होती हैं। देखो
मैंने मान लिया कि ये हमारा केंद्र है। क्या है? केंद्र। ठीक है। जिस हिसाब से हमारे यहाँ क्या है कि केंद्र के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं और राज्यों के पास उसके कंपैरिजन में छोटी छोटी शक्तियाँ हैं। ये छोटे मैंने राज्य बनाए हैं और बड़ा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ज़्यादा शक्ति को और छोटे सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं छोटी शक्ति को। ठीक है। तो अब क्या है, तो हमारे यहाँ जो डिवीज़न है, मतलब संघवाद में डिवीज़न है, मतलब आप ये समझिए कि शक्तियों का अगर मैं विभाजन करूं तो ऐसा होगा कि राज्य और केंद्र क्या बराबर बराबर होंगे? इस तरह से बराबर नहीं हो सकते। तो ये क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर है? तो मतलब ये क्षैतिज होना चाहिए लेकिन वो क्षैतिज नहीं है। तो हमारे यहाँ केंद्र और राज्य के बीच कैसा है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ, मतलब बड़ा ऊपर, उससे बाद छोटे छोटे नीचे हैं। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे ये राज्य हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा है, लेकिन कहीं ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के पास बराबर शक्तियाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कौन सा? परिसंघ, मतलब जैसे अमेरिका में था तो उसमें क्या था? जो केंद्र था उसके बराबर ही शक्तियाँ किसके पास थी? राज्यों के बराबर के पास। जैसे ये एक केंद्र है, सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो शक्तियों कर रहा है, यहाँ पर मैंने माना हुआ है ऐसा। ठीक है। तो ये सब राज्य हैं। तो ये क्या है? केंद्र और राज्य के बीच कैसा संबंध होता है? कौन सी व्यवस्था में? परिसंघ में। तो ये होता है क्षैतिज। कैसा होता है? क्षैतिज। ठीक है। और ऊर्ध्वाधर कब होता है? हमारे यहाँ होता है क्योंकि बड़ी चीज़ ऊपर और ये सब नीचे। तो हमारे यहाँ मतलब सीधी सी बात ये है, जो मैं बताया आपको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मेरी वीडियो को फिर से देख लीजिएगा बैक करके। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ संघ टाइप की व्यवस्था, संघात्मकता का संघ प्रकार, और एक होता है परिसंघ। अच्छा, तो संघ में क्या होता है कि केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र तथा राज्यों के बीच ऊर्ध्वाधर विभाजन होता है। केंद्र तथा राज्य या राज्यों के बीच क्या होता है? ऊर्ध्वाधर संघवाद। ऊर्ध्वाधर संघवाद है। अब समझ गए ना भाई? देखो, ऊपर ज़्यादा शक्ति वाला है, नीचे छोटी छोटी शक्ति वाला आ गए, तो ऐसी स्ट्रक्चर को यूँ बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ये होता है क्षैतिज। ठीक है। तो अच्छा, एक तो ये बात है, और दूसरी क्या है? राज्यों के बीच, राज्यों के बीच जो राज्य हैं उनके बीच, जो राज्य हैं उनके बीच क्या होगा? उनके बीच, राज्यों के बीच क्या होगा? आपस में राज्यों के बीच एक कैसी व्यवस्था होगी? क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर संघवाद होगा, यह व्यवस्था होगी। ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो भाई, यहाँ तो आपको क्लियर ही हो गया कि केंद्र ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा शक्ति वाला, राज्य कम शक्ति वाले, तो ये ऊर्ध्वाधर संघवाद। यहाँ पर क्या है? कुछ राज्य भी ऐसे होते हैं जिनके पास ज़्यादा शक्ति होती है और कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिनके पास कम शक्ति होती है। वो होता है वहाँ की इकोनॉमी, मतलब स्ट्रक्चर, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से। जैसे गुजरात है तो वो कुछ ज़्यादा डेवलप है, जैसे बिहार है तो वो बहुत कम डेवलप है ना, तो उसके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। तो हम क्या इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई देखो, यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आए हैं वो, और बिहार के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आए हैं वो, मतलब समझ पा रहे हो ना? गुजरात के लोगों की प्रति व्यक्ति आय निकालो, बिहार के लोगों की प्रति व्यक्ति आय निकालो, और फिर कह दो कि भाई ये तो गरीब है, ये अमीर है। ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुजरात में जो आदमी मतलब मिडिल होगा, अगर उसकी जितनी प्रॉपर्टी है, जितना उसके पास पैसा है, अगर इतनी प्रॉपर्टी बिहार में किसी आदमी के पास हो तो वो अच्छा रिच होगा, बढ़िया वाला रिच होगा। ठीक है। तो ऐसा है। तो उसी चीज़ को मैं समझाना चाहता हूँ कि राज्यों के बीच क्या है, कहीं कहीं तो क्षैतिज संघवाद है, कुछ राज्य तो बिल्कुल बराबर ही है ना, और कुछ में क्या है? ऊर्ध्वाधर संघवाद है। क्लियर है? ऐसा कहाँ पर है? संघ में है।
मतलब इंडिया में ऐसा है, ये हमारा इंडिया की बात चल रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं परिसंघ, ये कहाँ की बात है, यूएसए की बात है। तो ये क्या है, केंद्र तथा राज्यों के बीच, केंद्र तथा राज्यों के बीच कैसा संघवाद है, क्षेत्रीय संघवाद है। कैसा है भाई, क्षेत्रीय, बताया ना, बराबर शक्तियों का उपभोग करते हैं दोनों। और यहाँ पर नीचे राज्यों के बीच, जो उसके आपस में राज्य हैं, राज्यों के बीच, तो वहाँ भी क्षेत्रीय तथा ऊर्ध्वाधर दोनों, राज्यों के बीच क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दोनों संघवाद है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई भैया, यस, ये बात हो गई, ठीक है। अच्छा, क्लियर हो गई ये बात, बिल्कुल जी। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, यस। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम। अगर आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, कंटेंट ठीक लगा हो, पढ़ाने का तरीका ठीक लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताया करो, ठीक है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टाइम पे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।